नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जेलर ने लगाया अपने ही विभाग के अधिकारियों पर हत्या की सुपारी देने का आरोप। 3 मासूम बच्चों के साथ मां ने खाया जहर, हालत गंभीर। प्रशासन ने किया कोर्ट का अपमान, कहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार ने अतिक्रमण किया। और रसोई का काम करने वाली महिला का वेतन न मिलने से परेशान महिला अकेले ही बैठी धरने पर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 3 मासूम बच्चों के साथ मां ने निगला जहर, बच्चों की हालत नाजुक, मां खतरे से बाहर। मामला सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र का बताया गया है, जिसमें पति की बेवफाई के कारण पत्नी ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए खुद निर्मला जायसवाल ने बताया कि उसके पति लीला मणि के अपने सगी भाभी के साथ अवैध संबंध है। इस बात को लेकर घर में हमेशा कलह की स्थिति निर्मित रहती है। उसका पति लीलामणि किसी भी हालत में अपने संबंधों को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। 2 दिन पहले इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। तब निर्मला ने अपने 3 बच्चों सत्यम, सनम और शुभम को खाना खिलाने अपने साथ बिठाया। खाने में कीटनाशक मिलाकर जहर का निवाला खुद खाया और बच्चों को भी खिला दिया। सभी को गंभीर अवस्था में सीधी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें बच्चों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा गया है। अभी तीनों बच्चे वेंटिलेटर पे हैं और जिंदगी के लिए मौत की जंग लड़ रहे हैं। कोई कारण था? परेशान थी आप? कौन पति? पति मारते पीटते हैं? पति कहाँ है अभी? जब पति मारते हैं तो बच्चों को जहर क्यों दे दिए? बताइए, आपके बच्चे न थे? अभी पति कहाँ पे है? विवाद किस चीज को लेके होता था आप लोग के बीच? कोई राखे किसी को और को? किसी और को संबंध है उसके? भाभी के साथ हैं? उसकी भाभी कहाँ रहती? वहीं रहती हैं? फोन लगा के तो मेरा हमको गाड़ी देती तो फिर मारा लगा पीड़ा। जब घर लाई लाई मारा तो फिर जब लग जो भाभी है जिससे संबंध है वो कहाँ रहती है? उसी घर में? रीवा जेल प्रशासन के इशारे पर जेल में हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया गया है। रीवा के ट्रांसफर हो चुके जेलर रविशंकर सिंह ने अमैया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके कत्ल की सुपारी जेल के अंदर सजा काट रहे 307 के अपराधी अभिषेक द्विवेदी और सिब्बू को जेल के ही अधिकारियों द्वारा दी गई, जिसकी सूचना उन्हें उनकी पत्नी द्वारा प्राप्त हुई। बताया जा रहा है कि संभवतः जिसे मारने की सुपारी दी गई थी वह अपराधी शायद इस काम को करना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने जेलर की पत्नी के पास इसकी सूचना भिजवाई। सिब्बू और कर्मचारी का बयान दर्ज किया जा चुका है जिन्होंने ये सूचना दी थी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस बड़ी साजिश का कैसे खुलासा करता है। इस संबंध में हमने एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से बात की। एक आवेदन पत्र रविशंकर जी ने दिया है कि उनको जान से मारने की कोई उनके सहकर्मी और अपराधियों से मिलकर के कोई योजना बना रहा है। इस तरह की आशंका पर एक उनने आवेदन दिया है, जिसकी जांच थाना प्रभारी अमैया द्वारा की जा रही है। सर ये जो अभिषेक द्विवेदी 307 का आरोपी है, इसकी पत्नी ने ही रविशंकर जी को ये सूचना दी थी कि आपकी सुपारी जांच समारोह सुपारी दी गई। तो अभी ये आवेदन जो प्राप्त हुआ है इसकी जांच हो रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, यदि अपराध की श्रेणी में आएगा तो अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। जो अभी वर्तमान में जो हमारे पास जानकारी है, रविशंकर जी का स्थानांतरण ऑफिस के लिए हुआ था, जिसका वो स्टे ले लिए थे। वर्तमान में वो उनका जो है प्रदेश स्तर पर जो अधिकारी हैं उनने उनका ट्रांसफ़र अन्यंत्र जिले में कर दिया है और यहाँ से वो रिलीव हो चुके हैं।
रसोई का काम करने वाली महिला का वेतन न मिलने से अकेले ही बैठी धरने पर जिला प्रशासन नहीं ले रहा कोई खोज खबर। मध्य प्रदेश शासकीय अशासकीय अंशदायी और अंशदायी पेंशन एवं नागरिक कल्याण कर्मचारी संघ जिला रीवा के बैनर तले एक महिला अकेले ही कलेक्ट्रेट के सामने अपने वेतन के भुगतान को लेकर धरने पर बैठी हुई है। महिला का नाम मुन्नी बाई है, जो हॉस्टल में खाना बनाने का काम करती है। उन्होंने बताया कि आदर्श हॉस्टल, जीडीसी, पीके स्कूल के अलावा एक और अन्य जगह पर वो खाना बनाने का काम करती थी, लेकिन कोरोना महामारी के समय से ही उनका वेतन नहीं दिया गया। हॉस्टल अधीक्षक अपने घर का भी काम करवाती है और पैसे देने पर टालम टोल करती है। क्या कहना है इस संबंध में मुन्नी बाई का, आइए आपको सुनवाते हैं। इसलिए कि ना हमारी वेतन दे रहे हैं, ना हमें आपस ड्यूटी पे रखा जा रहा है और हमारी ड्यूटी विभा पटेल के लगाएं, वहाँ भेजे। अब आए मैडम बोले हमको हॉस्टल में ड्यूटी दो, हॉस्टल से भी बोले मैडम हमारे घर जाओ, वहाँ यूनिवर्सिटी के पास रहती हैं, तो हम कहाँ तरफ करें। अगर यही मैडम से बोलते हैं कि मैडम बताइए आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? हमारी पहले हुई थी आदर्श से हॉस्टल में, यहाँ क्या कहते हैं ये वाली जीडीसी में। फिर? और फिर ये 11 में हमारा पीके स्कूल में हॉस्टल में कर दिया गया था। और ये मैडम यहाँ रेणु शुक्ला है, अपने घर में भी काम लेती थी और घर में भी हॉस्टल में भी, और नाइट में हमको कहती थी कि रात को तुम हो जाओ। आपको सैलरी कब से नहीं मिली? हमारी सैलरी आज 14 साल लग गया नहीं दी, 1 साल के पूरा नहीं किए हैं, 1 साल के पूरा नहीं किए हैं। कब से कब की सैलरी नहीं मिली? अब कब से तो ये इसमें लिखा है नहीं तो इधर कब से सैलरी आपकी नहीं मिली? नहीं मिली, हमारी ये 14 साल लग गया है, हमको नहीं मिला है। पूरा 4 साल हो गए जब से कोरोना आया है, तब से मैडम नहीं दे रही हैं। जाते तो बंद कर लेती थी दरवाजा, गेट लगवा लेती थी। कलेक्टर से आप मिले? हाँ, कलेक्टर से मिले, जिला शिक्षा अधिकारी से? हाँ, उनसे खूब मिले। वो जो आके रेणु कह देती है कि हमसे लड़ रही है, तो हम रेणु कहती रात को ड्यूटी करो, सवेरे करो, हमारे हॉस्टल में करो, हमारे घर में करो। अगर यही बोलते हैं मैडम एक जगह हमसे ड्यूटी लीजिए, तो कहती हैं कि तुम हमसे लड़ती हो। आती यहाँ डीओ को बताती हैं कि तुम हमसे लड़ती हो, तो डीओ वही मानता है। जो रेणु धरना को कितने दिन हो गए आपको? हमको हम 11 तारीख से बैठे हैं धरना में। प्रशासन ने किया कोर्ट का अपमान का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार ने अतिक्रमण गिनाने के बाद बैठे धरने पर। रीवा के श्यामसार मेडिकल कॉलेज की भूमि पर लंबे समय से जमे अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने कल हटा दिया। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और अदालत के आदेश का पालन करते हुए कब्जाधारियों को बेदखल कर दिया, जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन मौके पर ही धरने पर बैठ गए और पूरी रात महिलाएं सहित पुरुष धरने पर बैठे रहे। साथ ही पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। हम आपको बता दें कि रीवा के श्यामसार मेडिकल कॉलेज की भूमि पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल शर्मा को मकान आवंटित किया गया था। बाद में उनके परिजनों द्वारा मकान के आसपास कब्जा जमाते हुए व्यवसाय शुरू कर दिया गया था। इससे पहले भी यहां से अतिक्रमण हटवाया गया था, लेकिन विरोध के बाद प्रक्रिया रोक दी गई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और कब्जा करने वाले लोग कोर्ट चले गए, जहां पर लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद मेडिकल कॉलेज के पक्ष में फैसला आया और एसडीएम अनुराग तिवारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कब्जे को हटवा दिया गया। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हीरालाल शर्मा के परिजन मौके पर ही धरने पर बैठ गए और पूरी रात महिलाएं सहित पुरुष धरना स्थल पर बैठे रहे। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन ने जिला प्रशासन सहित पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। पूरी कार्यवाही को एक तरफा बताया है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 तक उनके पास स्टे ऑर्डर है, जो मौके पर आए अधिकारियों को दिखाया गया। इसके बावजूद भी उनके स्टे ऑर्डर को दरकिनार करते हुए जबरन मकान को धराशायी कर दिया गया। ये हमारा आज काफी साल से बाहर की जो जमीन है उसका केस चल रहा है, केवल बाहर की जमीन का, ना कि घर का। घर हमारे बाबा ससुर ने खरीदा था और जब ये घर खरीदा गया था, जब ना तो ये मेडिकल कॉलेज था और न ही ये संजय गांधी हॉस्पिटल थी। ये मेडिकल कॉलेज हमारे घर के बाद आया है ना। उसमें मेरे पास पेपर है, डेट वगैरह है, उसमें सब कुछ क्लियर कट है ना। और हमारा अगले महीने तक का यहाँ रीवा से कोर्ट मतलब स्टे था हमारा, नेक्स्ट मंथ तक का, नवंबर तक का 2022 में। और ये कल नोटिस भेजे हैं शाम को, और नोटिस बाहर की ज़मीन का भेजा है इन्होंने, लेकिन ये आके पूरा घर खाली करवा दिए अचानक से। और हुआ भी क्या, जेंट्स मेरे घर में नहीं थे,
ये लोग सब लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस सब लेकर आए, हाथ पकड़ पकड़ के सबको फेंकने लगे, इधर उधर किनारे फेंकने लगे, है ना। बाहर निकली, सामान तक हटाने का मौका नहीं दिया। हम लोगों की ज्वेलरी चोरी हो गई, हमारे घर की सामान तो कितना नुकसान नहीं करके गए, वो तो अलग चीज़ है। ज्वेलरीज वगैरह चोरी हो गई, न बच्चों तक को हाथ पकड़ के इन लोगों ने बाहर खींचा है। छोटे छोटे बच्चे थे घर में, उनको भी बाहर पकड़ के हाथ खींचा इन्होंने। पेपर वर्क को 1% इन्होंने नहीं माना, जबकि 2016 में भी सेम चीज़ हुआ था। 2016 में भी सेम चीज़ हुआ था। तो उसके बाद इन लोगों ने जब कोर्ट में हाजिरी की बारी आई तो ये सब मुकर गए अपनी बातों से। ये सब पिछले उसमें जो इलैया राजा टी कलेक्टर थे वो खुद कह कर गए कि घर आपका है मैडम, आपसे आपका घर कोई नहीं छीनेगा। सब कुछ उन्होंने क्लियर किया। वो इंदुलकर डीन वो भी कहते जा रहे हैं कि घर आपका है, आपका घर आपसे कोई नहीं छीनेगा। लेकिन ये अचानक से आए और घर में ये आज तमाशा किए फटाफट और चले गए इस तरह से। और 1% इन्होंने बात नहीं मानी। और लेडीज पुलिस और ना ही जेंट्स पुलिस, इन सब ने हाथ पकड़ पकड़ के सबको बाहर खींचा, यहाँ तक बच्चों तक को हाथ पकड़ के खींचा इन्होंने बाहर कि बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। सब कुछ लगा था, स्टे लगा हुआ था, यहाँ के कोर्ट से भी स्टे है और प्लस जबलपुर में भी लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने 1% बात नहीं मानी। मंदिर तोड़ा, सब कुछ तोड़ा। हमारी इन्हों के अपने आदमी लेकर आए थे नगर निगम से, इन्हीं के आदमियों ने चोरी भी की हमारे यहाँ, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ चुराए। मंदिर कौन सा तोड़े आप? मंदिर शारदा माता की मंदिर थी, तो मंदिर को सबरी लेकर तोड़े हैं। अब जब मैंने वीडियो बनाया तो अपना अपना मुंह छुपा के इधर उधर भाग रहे थे। स्टे कब तक लगा था? स्टे लगा है आपका 11/2022 तक। सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया। वो उन्होंने 1% बात नहीं मानी। उन्होंने कहा वो हम कुछ नहीं जानते। उन्होंने बोला आप इस घर का मुआवजा ले चुके हो 2012 में। तो हाँ, अगर हम 2012 में मुआवजा ले चुके हैं तो इतने साल से आप सो रहे थे। आप बताइए, जब 2012 में आप अपने मुआवजा हमको दे दिया है तो आप इतने साल से सो रहे थे। ठीक है, हम रह रहे हैं घर में ना इलीगल, तो आप सो रहे थे कि हमको रहने के लिए इतनी उदारता दिखा रहे थे। नोटिस वगैरह भेजे थे आपको? नोटिस इन्होंने शाम को भेजी है, लेकिन जितने का केस चल रहा है उसकी नोटिस है, घर की नोटिस उसमें नहीं है। घर हमारा पट्टे की ज़मीन है, घर हमारा है, सब कुछ क्लियर है, फ्रीडम फाइटर का घर है। 2016 में भी इन्होंने यही चीज़ किया था। जैसे ही दादी सास हमारी ख़त्म हुई, फ्रीडम फाइटर की वाइफ, अगले महीने इन्होंने ऐसे ही नाटक किया। आज पूरा घर गिरा दिया। आज पूरा घर इन्होंने गिरा दिया। अब ये बताइए, हम कहते हैं कल को हमको स्टे भी मिल जाता, कुछ भी होता, ये हर्जाना कौन भरेगा? ये दोबारा कौन बना के देगा? आज ये मलबा पूरा साफ कराने लगे हैं और कल से ये रोड बनवाना चालू कर देंगे। किसकी गलती मानेंगे आप? इसमें गलती पूरी कॉलेज वालों की है। ये जबरदस्ती का अपनी ज़मीन बता रहे हैं, न इनके पास पेपर है न कुछ। जब इनको हाजिरी की बारी आती है कोर्ट में तो ये पीछे हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक बार क्या कहते हैं, पीसी द्विवेदी ने इनके सामने, मेरे हस्बैंड केस देखते हैं, उनके सामने 10 लाख रुपए की डिमांड गला रखी थी कि आपको कहते हैं 10 लाख रुपए आप दीजिए, मामला सेटल कर लेते हैं। क्यों दें हम आपको 10 लाख रुपए? आपसे थोड़ी ना केस चल रहा हमारा। डीन मांगे थे आप? डीन मांगे थे। और फिर जब वहाँ 10 लाख रुपए, और फिर जब वहाँ पे बारी आई बोले कि 10-15 लाख रुपए ले दे के मामला निपटा लेते हैं। घूस मांगे थे? हाँ, घूस मांगे थे। फिर जब वहाँ पे बारी आई बोलने की तो पीछे हो गए, मुकर गए। 2016 में जो प्रकरण हुआ था तो उसमें पीसी द्विवेदी को जेल का भी हुआ था, उसमें पेपर भी है कि आपने ये चीज गलत किया है। रीवा देव तालाब में 16 अक्टूबर को समन्वयक अभियान कॉन्फ्रेंस होगी। बेरोजगारी को कम करने एवं युवाओं के हक की आवाज को बुलंद करने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर 2022 को देव तालाब में समन्वयक अभियान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। समन्वयक अभियान कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता नवक्रांति के अग्रदूत सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक माननीय श्री भास्कर राव रोकड़ी जी होंगे। देव तालाब विधानसभा के समन्वयक अभियान संयोजक डॉक्टर एस तिवारी जी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से युवाओं की बेरोजगारी पर चर्चा होगी, जिसमें सरकार की ऐसी नीतियां जिनके कारण युवा हताश, निराश और बेरोजगार हुआ है, सरकारी नीतियों के कारण बेरोजगारी की भीषण समस्या से निजात कैसे मिले, इस विषय पर मंथन किया जाएगा। रीवा जिले में भी पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की भीषण समस्या है। रीवा जिले में लगभग 1 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं।
अकेले देवतालाब विधानसभा में बेरोजगार युवाओं की संख्या 30,000 के करीब है। डॉक्टर एस.एस. तिवारी ने सभी युवाओं से देवतालाब स्टेडियम में सम्मिलित होकर बेरोजगारी के विरोध में जनसभा को सफल बनाने का अनुरोध किया है। जब हम लोगों ने इसी तरह मध्य प्रदेश के कई जिलों में हमने सर्वे कराया, रोज बेरोजगारों के बीच में मैं गया, तो मुझे लगा कि एक बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश के अंदर जिसका कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक अभियान की शुरुआत। हमारे अपने उद्देश्य है कि सम्यक अभियान की जो आज जो बेरोजगारी का बड़ा कारण है वो कहीं न कहीं हमारी नीतियों में, जो सरकार की जो भी सत्ताधीश हैं, जो भी सरकार के लोग बैठे हुए लोग हैं, उनकी नीतियों में कुछ न कुछ जो है गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो है बेरोजगारी का आलम बढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमारी जो डिमांड है सम्यक अभियान की कि इस प्रदेश में, इस देश में रिटायरमेंट की एज 58 साल थी। जो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 58 साल निर्धारित थी। अभी वर्तमान में उसको जो है बढ़ाते बढ़ाते 65 साल कर दिया गया है। 60 किया, 62 किया, 65 साल अब कर दिया गया है। और आने वाले में उनका लक्ष्य है कि हम जो है सेवानिवृत्ति आयु कम से कम इसको 68 साल अभी करेंगे, फिर 70 साल तक ले जाएंगे। ये सरकार की नीतियां हैं। जितने साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ती है उतने ज़्यादा बेरोजगार हमारे लोग तैयार होते हैं। हमने जो डेटा मध्य प्रदेश का कलेक्ट किया है, चाहे सरकारी विभाग का हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे उपक्रम हो, अगर 58 साल हमने टारगेट किया है कि 1 जनवरी 2024 से 26 जुलाई 2024 के बीच में रिटायरमेंट की एज यदि 58 साल घोषित कर दी जाएगी तो 5,30,000 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। ये एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से लगातार हमारे बेरोजगार बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर ये सरकार इसलिए नहीं करती है कि उनका ये कहना है कि हमारे पास एक मुश्त देने के लिए राशि नहीं है, एक मुश्त देने की राशि नहीं है, इसलिए जो है वो रिटायरमेंट की एज बढ़ाते चले जाते हैं। मैंने जो है उनसे भी बात किया जो 62 और 65 साल के लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि आपको नौकरी करना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मेरे सामने समस्या इस बात की है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरे घर की जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे 65 साल में भी नौकरी करनी पड़ती है। तो जो नौकरी कर रहा है वो भी नौकरी करने को तैयार नहीं है और नौजवानों को आप काम देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट की एज फिर से 58 साल घोषित की जाए। दूसरा हमारा इशू है सबसे ज़्यादा समान कार्य समान वेतन। 1948 में संसद में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित होने के बाद हमारे लिए श्रमिकों के कलेक्टर रेट में रेट तय की गई कि इससे कम हम मजदूरी अधिनियम में श्रमिकों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, इंजीनियर्स हैं, लिपिक वर्गीय है और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनके लिए कोई अधिनियम नहीं है। आज भी प्राइवेट स्कूलों में आपको 5,000 में शिक्षक पढ़ाते हुए मिल जाएंगे इसी लीवा में। इंजीनियर साहब को 8,000 रुपये में नौकरी करता मिल जाएगा। यानी दूसरी चीज हमारी है कि समान कार्य समान वेतन हो और न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू की जाए। किसी बेरोजगार को इतना पैसा तो दिया जाए जिससे अपने परिवारों का भरण पोषण कर सके। इसलिए हम न्यूनतम वेतन अधिनियम की मांग करते हैं। सम्यक अभियान का तीसरा सबसे बड़ा विरोध है कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में 9,60,000 आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं। अब आउटसोर्स एजेंसी क्या है, टेंडर डालती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 16,500 में फाइनल होता है तो हमारे नौजवान साथियों को 10,000 रुपये देते हैं, 11,000 रुपये देते हैं और कह देते हैं कि इसके लिए जो है आपको काम करना हो तो करिए, नहीं करिए। अब वो बेरोजगारी के आलम में वो 10 से 11,000 में काम करता है, यानी कि नौजवानों की सीधे दलाली चल रही है। यानी 16,500 उसी व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट रेट है, आप उसको 10,000 11,000 लेकर नौकरी कर रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 के बाद किसी की सरकार हो, किसी की सत्ता हो, किसी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन उसको ये बात करनी पड़ेगी कि वो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नौजवानों को होने वाली दलाली बंद की जाए। तो ये जो हमारे टारगेट हैं। चौथा टारगेट है कि जो अभी लेबर एक्ट में T3 रेस्टोरेंट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा था। इन दिनों पुलिस प्रशासन अवैध मादक पदार्थों की बिक्री सेवन के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। बढ़ते मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री के चलते अपराधों में बाढ़ भी आ गई। लगातार हो रहे अपराधों और मीडिया में आ रही खबरों के बाद प्रदेश के मुखिया ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया। वहीं कलेक्टर मनोज पुष्प ने भी अवैध हुक्का बार, बियर बार और सार्वजनिक स्थानों पर नशे का सेवन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब पुलिस लगातार अवैध हुक्का बार और शराबखोरी के अड्डों पर दबिश दे रही है। गत दिवस संयुक्त टीम ने हुक्का बार में कार्यवाही की थी, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर अब उक्त हुक्का बार को सील कर दिया गया। की गई कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ साथ हुक्का बार को भी पूरी तरह
बैन करने के निर्देश जो मिले थे, उस क्रम में रीवा जिले में T3 रेस्टोरेंट में चोरी छुपे संचालित किए जाने वाले हुक्का बार पर कार्रवाई की गई थी। इस क्रम में जिलाधीश महोदय द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया 144 के तहत, और आज नगर निगम, पुलिस और रेवेन्यू की टीम ज्वाइंटली उस हुक्का बार को सील भी कर रही है, जिससे कि अन्य कोई रेस्टोरेंट इस प्रकार के हुक्का बार संचालित करके युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न कर सके। अमृत महोत्सव के अंतर्गत आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में फैंसी ड्रेस और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 14 अक्टूबर 2022 को अमृत महोत्सव के तहत फैंसी ड्रेस और भाषण प्रतियोगिता संभाग स्त्री प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के आतिथ्य में हुआ। डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव के संयोजकत्व में आयोजित किया गया, जिसका संचालन डॉक्टर आरती तिवारी तथा परिणाम डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा द्वारा किया गया। फैंसी ड्रेस में कोमल सिंह शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर दीपा मिश्रा शासकीय कन्या महाविद्यालय सतना तथा तृतीय स्थान पर सौरभ गुप्ता संजय गांधी महाविद्यालय सीधी रहे। भाषण में आशुतोष सिंह प्रथम, एकीएस यूनिवर्सिटी सतना द्वितीय, शिवानी बंसल शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा तथा तृतीय स्थान पर आरजू खान शासकीय महाविद्यालय रजमीलान जिला सिंगरौली रहे। इन सभी के साथ टीम मैनेजर भी उपस्थित थे। निर्णायक के रूप में श्री बीके शुक्ला, श्री सीके तिवारी, श्री शिवानंद तिवारी, श्रीमती सुनीति व्यास, डॉक्टर उषा किरण भटनागर रहीं। आभार डॉक्टर अभिलाषा द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में सभी अतिथि विद्वान, वरिष्ठ प्राध्यापक एवं अमृत महोत्सव की टीम उपस्थित रही। सम्मुख आप सबके स्वागत के लिए मैं एक बार पुनः अंकिता त्रिपाठी को स्वागत गीत के लिए बुलाती हूँ। वो आए और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप अपने स्वागत की परंपरा को शामिल कर सकते हैं। आए हुए समस्त अतिथियों का हमारा चलेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बीच अपने ही परिवार के लोग एकत्रित हैं और पहले मैं वीरों के सम्मान में जिनकी वजह से ये कार्यक्रम मनाया जाता है और सफल हुए हैं, उनके लिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। इसी प्रकार से हमें बार बार इस देश के लिए रखना है, इस देश को गढ़ना है। और इसी जज्बे के साथ आप सब ने हमें सम्मान दिया, आप सब ने आमंत्रित किया। इस पूरी टीम का बतौर खास जो संयोजक मैं आपका करीब तकरीबन 344 खरब रुपए का निर्यात किया है। मेरे देश का युवा जब दफ्तर में बैठकर लैपटॉप पर उंगली चलाता है तो वह सिर्फ अपना पेट नहीं पाल रहा होता है, बल्कि वो इस देश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को तकरीबन 123 खरब से ज्यादा का निर्यात करके देता है। मेरे देश की मातृशक्ति, मेरे देश की महिला शक्ति यदि घर का चूल्हा चौका भी चलाती है तो वही मातृशक्ति, वही महिला शक्ति इस देश में हजारों करोड़ रुपए की कंपनी भी खड़ी करती है और लाखों हजारों लोगों को रोजगार भी देती है। जब मैं ये चीजें देखता हूँ तो मुझे वो दिन भी याद आता है। महापौर अजय मिश्रा बाबा की पहल, पत्रकारों को वितरित किए गए हेलमेट। प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे हेलमेट अभियान को सफल बनाने के लिए जहां समाज सेवी संगठनों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने और जन जागरूकता के उद्देश्य से रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने हेलमेट का वितरण किया। यह हेलमेट नगर निगम कार्यालय में पत्रकारों को दिए गए। साथ ही यह संदेश दिया गया कि सभी हेलमेट लगाएं और लोगों को भी हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पत्रकारों ने हेलमेट प्राप्त किया और जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने की बात कही। आइए दिखाते हैं नगर निगम सभागार में आयोजित चाय पार्टी के दौरान पत्रकारों के लिए हेलमेट वितरण का कार्यक्रम और सुनाते हैं इस दौरान अजय मिश्रा बाबा ने क्या कहा। आप लोग का स्वभाव जो रहेगा उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि अमल करें और ज्यादा से ज्यादा कार्य हो। आप लोगों ने हमारे चुनाव में जो सहयोग किया, मैं भरे मंच से हमेशा कहता हूं कि मैं एक हिंदुस्तान का ऐसा राजनीतिक व्यक्ति हूं जिसका मीडिया ने प्रचार किया। इसे हमें कहने में कहीं पर संकोच नहीं लगता है। वो चाहे कोई भी मंच हो,
अगर जब कभी आपकी आलोचना कोई करता है तो मैं बोलता हूँ नहीं, ये चौथा स्तंभ जो है ये स्वतंत्र है और इसकी आलोचना आप मत करिए, क्योंकि जो हमारे चौथे स्तंभ के। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव अपने दलबल के साथ उतरे मैदान पर। हेलमेट नहीं पहनने वालों पर की चालानी कार्यवाही। रीवा कलेक्ट्रेट के सामने आज एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव अपने पूरे दलबल के साथ सड़क पर आए और बिना हेलमेट पहने लोगों के ऊपर चालानी कार्यवाही शुरू की। आपको बता दें कि 6 तारीख से लगातार हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। लोग हेलमेट लगाकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हेलमेट ना पहनने में अपनी शान समझते हैं, जिन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा सबक सिखाया जा रहा है। कई लोगों से बात करने पर पता चला कि उन्हें अगल बगल का नहीं दिखता है, इसलिए हेलमेट नहीं लगाते। हालांकि शहर के बीच हेलमेट लगाने को लेकर कई लोगों में संशय भी है कि क्या शहर के भीतर हेलमेट लगाना आवश्यक है या नहीं, क्योंकि रीवा की सड़कों में इतनी जगह तो है नहीं कि गाड़ी तेजी से चलाएं और ना ही सलीका है किसी को ट्रैफिक का। फिलहाल हाल में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से ना डरकर अपनी जिंदगी का ख्याल रखते हुए हेलमेट अवश्य पहने। आज ये अभियान हमने छेड़ा है ट्रैफिक का कि सभी लोग हेलमेट पहने अपना सुरक्षा के लिए, अपना सेफ्टी के लिए। तो यहाँ लगातार ऑपरेशन ड्राइव चला रहे हैं हम लोग। तो शहर में काफ़ी कुछ अभी पब्लिक में, सिटीजन्स में काफ़ी कुछ चेंज आया है। लोग अपने मर्जी से वो पहन रहे हैं, पर क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग अभियान चला रहे हैं तो अभी थोड़ा सा हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, फाइन भी करवा रहे हैं, है ना। आप लोगों से अपील करता हूँ कि यहाँ पे सभी लोग जो है जो 2 व्हीलर्स है ज़रूर हेलमेट पहनिए अपने सेफ्टी के लिए। थैंक यू। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ महिला रीवा एवं राजपूत लेडीज क्लब रीवा द्वारा दशहरा मिलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ महिला एवं राजपूत लेडीज क्लब रीवा द्वारा दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन होटल सेलिब्रेशन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं रीवा राजघराने से युवरानी वसुंधरा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ शस्त्र पूजन किया गया। साथ ही राजपूत लेडीज क्लब के सदस्यों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें विदुषी सिंह द्वारा राजपूती घूमर डांस की मनमोहक प्रस्तुति दी गई एवं अनुपमा सिंह द्वारा गजल प्रस्तुत किया गया। राजपूत क्लब की अध्यक्ष श्रीमती आभा सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। राजपूत क्लब द्वारा किए गए सामाजिक गतिविधियों की जानकारी डॉक्टर अंजना सिंह के द्वारा दी गई। कार्यक्रम के अंत में अर्चना सिंह द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। आयोजित कार्यक्रम में क्लब के सदस्य अर्चना सिंह, मीना सिंह, अमिता सिंह, डॉक्टर अंजना सिंह, मनोज सिंह आदि उपस्थित रहीं।
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।